अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के हम लेक्चर के अंदर देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ किस किस्म की होती हैं। हमने गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर देखा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन को। हमने कहा कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं जिनको हमने हाइड्रोकार्बन्स कहा था, और उनके डेरिवेटिव्स को हमने कहा था कि क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे थे जो जैसा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो ऐसे लगता था जैसा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली क्या था, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव था। तो सिर्फ हम सिंपली किसी भी कंपाउंड की जो है वो शेप को देख करके आया कि उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं, सिर्फ उसी बुनियाद पर नहीं कहेंगे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, बल्कि हम क्या करेंगे उसके साथ साथ उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी परखेंगे, आया कि जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ से मिलती हैं या नहीं। अगर उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ भी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलेंगी तो वो क्या होगा, एक ट्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास होगा। तो आइए देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ किस किस्म की होती हैं। तो सबसे पहले आ जाता है जी पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का मुनफरिद अंदाज, कार्बन की ख़ास किस्म की खसूसियत, यानी क्या वजह है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन को जो है वो एक मखसूस अहमियत जो है वो हासिल है। तो पेक्यूलियर नेचर को अगर हम देखें कार्बन की कि किस तरह की है, तो कार्बन जो है वो यूनिक प्रॉपर्टीज़ रखता है। कार्बन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं, यूनिक होती हैं। अब किस वजह से यूनिक होती हैं, वो दरअसल जो है कैटिनेशन की वजह से, मल्टीपल बॉन्डिंग की वजह से, यानी मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन है उसको जो है वो एक सेंट्रल पोजीशन हासिल है, और वो जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की यूनिक प्रॉपर्टीज़ की वजह बनता है। ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज, कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टीज की वजह से देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मिलियंस की तादाद में पाए जा रहे हैं वो सब के सब किस वजह से हैं कि कार्बन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं, इनफरादियत की हामिल हैं, यानी मुनफरिद हैं कार्बन की प्रॉपर्टीज बाकी तमाम एलिमेंट से। पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब से जो कार्बन है, कार्बन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, सबसे मुनफरिद हैं, और मुनफरिद होने की वजह से जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कैटिनेशन को। अगर हम कैटिनेशन की बात करें तो कैटिनेशन क्या है, कैटिनेशन जो है एक ऐसा अमल है जिसके अंदर कार्बन एटम्स जो हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है ये कार्बन की, और सेल्फ लिंक करते हुए कार्बन जो है वो मुख्तलिफ किस्म की क्या करते हैं, चेन्स बनाते हैं या फिर रिंग्स बनाते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन का नाम देते हैं। तो इसको किस तरह से डिफाइन करना है वो देखते हैं। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स टू कंबाइन विद अदर कार्बन एटम, कार्बन एटम की दूसरे कार्बन एटम के साथ जो कंबाइन करने की एबिलिटी है, टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स और रिंग्स, जिसके जरिए से वो क्या करती है, लॉन्ग चेन्स या रिंग्स बनाती है। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कैटिनेशन है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ जो है वो लिंक करते जाएंगे, और ये प्रॉपर्टी इनकी क्या कहलाएगी, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स और रिंग्स इज नाउन एज कैटिनेशन। एक तो कार्बन के अंदर जो है वो कैटिनेशन का अमल होता है, इस वजह से भी क्या है, इसके जो कंपाउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर पाए जाते हैं। उसके अलावा कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, कार्बन के अंदर जो है वो मल्टीपल बॉन्ड्स बनते हैं। कार्बन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, कार्बन कैन फॉर्म डबल बॉन्ड, कार्बन कैन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो ये क्या हम कह सकते हैं कि कार्बन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की एहलियत रखता है। द कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, कार्बन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, कार्बन कैन फॉर्म डबल बॉन्ड, कार्बन कैन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड भी बनाएगा कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाएगा और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाएगा। विद अदर कार्बन एटम्स और अदर एटम्स, या तो दूसरे कार्बन एटम के साथ ये सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, या फिर दूसरे एटम्स के साथ बनाएगा। मिसाल के तौर पर अल्केन के अंदर कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अल्कीन की अगर हम बात करें, अल्कीन्स के अंदर कार्बन का दूसरी कार्बन के साथ जो बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड होता है। और इसी तरह से अगर हम अल्काइन की बात करें तो अल्काइन के अंदर कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ जो बॉन्ड होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है।
और इसी तरह से अगर हम दूसरे एटम्स के साथ बात करें तो हाइड्रोजन के साथ जो है कार्बन वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन के साथ कार्बन जो है डबल बॉन्ड बनाता है, और इसी तरह से नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन के साथ जो है वो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर देख लें, मिसाल के तौर पर हमारे पास मीथेन का अगर मॉलिक्यूल हो तो मीथेन में क्या होगा, कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा 4 हाइड्रोजन के साथ, इस तरह से। इसी तरह से अगर हम बात करें कार्बोनाइल कार्बन जैसे है, कार्बोनाइल कार्बन में क्या होता है, कार्बन का डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ। और इसी तरह से अगर हम बात करें साइनाइड के अंदर जो है कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के जरिए लिंक होता है नाइट्रोजन के साथ। तो कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बना सकता है या फिर दूसरे एटम्स के साथ बना सकता है। तो कार्बन क्या है, वो मल्टीपल बॉन्ड्स जो है वो बना सकता है। तो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की एहलियत की वजह से भी कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो बहुत ज्यादा तादाद के अंदर पाए जाते हैं। द मल्टीपल बॉन्डिंग इज आल्सो द रीजन फॉर द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन की जो मल्टीपल बॉन्ड बनाने की एहलियत है, इस वजह से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा तादाद के अंदर पाए जाते हैं। ड्यू टू दीज प्रॉपर्टीज कार्बन कैन फॉर्म लार्ज कंपाउंड्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स। यही वजह है कि कार्बन की जो मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टीज हैं, कार्बन जो है वो मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स बना सकता है जो कि वेरियस साइजेस के हो सकते हैं, वेरियस शेप्स के हो सकते हैं। यानी बहुत सी शक्लों के होंगे, बहुत से साइजेस होंगे उनके दरमियान, कोई बड़े मालिक्यूल होंगे, कुछ छोटे मालिक्यूल होंगे। तो हर किस्म के जो है कार्बन मालिक्यूल्स बनाएगा। जो सेकंड प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो आ जाती है जी नॉन आयोनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो नॉन आयोनिक होते हैं इन नेचर। अब नॉन आयोनिक क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर यूजुअली कोवेलेंट बॉन्ड्स पाए जाते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से ये क्या होते हैं, कोवेलेंट इन नेचर होते हैं। यानी ये आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं। इनके दरमियान जो बॉन्ड्स बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जब बॉन्ड बनते हैं, जब दो एटम्स आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, तो जो बॉन्ड वजूद में आता है उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल इस तरह से बनेंगे वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर इन नेचर होते हैं। यानी उनके अंदर क्या होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स पाए जाएंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स की मौजूदगी की वजह से ये क्या होते हैं, आयोनिक रिएक्शन नहीं देते। क्यों आयोनिक रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि ये क्या होते हैं, कोवेलेंट इन नेचर होते हैं। कोवेलेंट इन नेचर होने की वजह से ये आयोनिक रिएक्शन शो नहीं करते। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात की जाए सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सिमिलैरिटी दिखाते हैं अपने बिहेवियर के अंदर। हम जानते हैं कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। अब हर ऑर्गेनिक कंपाउंड को इंडिविजुअली स्टडी करना क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक खसूसियत होती है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, सिमिलैरिटी दिखाते हैं अपने बिहेवियर के अंदर। और ये किस वजह से होता है, ये होता है होमोलोगस सीरीज की एग्जिस्टेंस की वजह से। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, होमोलोगस सीरीज जो है वो कंपाउंड की ऐसी सीरीज है जिसमें आने वाला जो मेंबर होता है उसमें CH2 का फर्क होता है। यानी हर आने वाला मेंबर जो है वो उसके अंदर CH2 की एडिशन होती जाएगी। जैसा कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से अगर हम चलते जाएं तो उनमें क्या होता है, CH2 का इजाफा होता जाता है और नए जो है आगे कंपाउंड बनते जाते हैं। तो वो अल्केन की होमोलोगस सीरीज बनती है। इसी तरह से अल्कीन की जो है वो होमोलोगस सीरीज बनती है, जैसे कि इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। इनमें भी क्या होता है, CH2 का फर्क होता है। हर आने वाले नए मेंबर के अंदर CH2 का फर्क होता है। इस तरह से इनके मॉलिक्यूलर साइजेस के अंदर इजाफा होता जाता है और कंपाउंड्स जो हैं वो लंबी चेन्स वाले बनते जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि इसमें हमने लिखना क्या है, तो हम सबसे पहले बताएंगे देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दरमियान जो है वो एक क्लोज रिलेशन जो है वो पाया जाता है। दिस इज एग्जाम्पलीफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ होमोलोगस सीरीज। ये जो है होमोलोगस सीरीज से इसको हम एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं। होमोलोगस सीरीज में अभी आपको बताया कि क्या होता है, हर आने वाले मेंबर में CH2 का फर्क होता है। अल्केन की बनती है, अल्कीन की, अल्काइल की, अल्काइन की, ये जो है इनके अंदर क्या होती है, होमोलोगस सीरीज होती है। तो हम सिर्फ एक सीरीज को स्टडी करते हैं, हमें पता लग जाता है कि इसके अंदर जो
कंपाउंड्स होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज किस तरह की होंगी। ड्यू टू दिस द स्टडी ऑफ मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज रिड्यूस्ड टू अ फ्यू होमोलोगस सीरीज। इस वजह से क्या होता है, जो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी है उनको सिर्फ हम चंद होमोलोगस सीरीज के अंदर आसानी से स्टडी कर सकते हैं। यानी इनको स्टडी करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा जब उनकी होमोलोगस सीरीज बन जाती है। तो ये हो गया जी सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होती है, सिमिलैरिटी पाई जाती है, उनके बिहेवियर के अंदर क्या होती है, सिमिलैरिटी होती है। और सिमिलैरिटी होने की वजह से हम उनको जो है वो मुख्तलिफ सीरीज़ के अंदर जो है डिवाइड कर देते हैं, और सिर्फ उसी सीरीज़ को स्टडी करने से उसके अंदर जितने भी कंपाउंड्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ हमें पता चल जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो यूजुअली क्या होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं। अब कम्प्लेक्स क्यों होते हैं, बिकॉज दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ एटम। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो अमूमन क्या करते हैं, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर एटम्स पाए जाते हैं। मीथेन, इथेन, इनकी बात करें तो ये तो अभी लोअर मोस्ट मेंबर हैं, तो इनके अंदर जो है वो एटम्स की तादाद कम होती हैं। लेकिन जैसे कि प्रोटीन और स्टार्चेस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अंदर जो एटम्स की तादाद है वो बहुत ज़्यादा होती है। एटम्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से जो उनकी स्ट्रक्चर बनती है, जो मॉलिक्यूल बनता है वो क्या बन जाता है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स बनता है। तो इसी को हम कहते हैं कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यही है कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी इनके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा एटम्स मौजूद होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर यूजुअली, और ज़्यादा एटम की प्रेजेंस की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स बन जाते हैं। तो अब इसमें लिखना क्या है वो देखते हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर स्ट्रक्चरली मोर कम्प्लेक्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो स्ट्रक्चरली ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं। क्या वजह है, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर एटम्स पाए जा रहे हैं। ज़्यादा एटम्स की वजह से जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या हो जाएगी, कम्प्लेक्स हो जाएगी जी। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर मिसाल के तौर पर जो स्टार्च के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो जनरल फार्मूला है वो है C6H10O5। अब यहाँ पर जो N है, N से मुराद ये है कि यहाँ पर जो है वो N जो है उसकी वैल्यू जो है वो 1000 हो सकती है, मैनी 1000 हो सकती है, यानी चंद हज़ार जो है यहाँ पर N की वैल्यू होगी। तो उसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा और बहुत ही कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनेगा। तो स्टार्चेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। इसी तरह से अगर हम प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूलर मासेस की रेंज होती है वो भी 1000 से लेकर, यानी 1000 से स्टार्ट होता है और वो मैनी 1000 तक जा सकती है। तो इस तरह से 1000 की रेंज के अंदर जो है इनके मॉलिक्यूलर मासेस होते हैं, और मॉलिक्यूलर मासेस जो हैं वो शो कर रहे हैं कि इनके अंदर जो एटम्स की तादाद है वो भी बहुत ज़्यादा होगी। तो इस वजह से क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं और इनको स्टडी करना क्या होता है, अमूमन मुश्किल होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जो है वो कंपाउंड की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर कंपाउंड का जो फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, अमूमन डिफरेंट होता है। तो ये जो फिनोमेनन होता है, इस फिनोमेना का नाम होता है आइसोमेरिज्म। जो कंपाउंड्स होंगे वो तो एक दूसरे के कहलाएंगे आइसोमर्स, लेकिन जो ये फिनोमेना होता है उसको हम नाम देते हैं आइसोमेरिज्म का। अब इसके अंदर लिखना क्या है वो देखते हैं। कार्बन एटम्स कैन कंबाइन विद अदर कार्बन एटम्स इन डिफरेंट वेज ड्यू टू विच कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला बट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। कार्बन एटम्स जो हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं इस तरह से कि उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो तो सेम होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो डिफरेंट होता है। इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं आइसोमर का। दीज कंपाउंड्स आर नाउन एज आइसोमर्स एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। ये जो कंपाउंड होंगे उनको तो हम कह देंगे आइसोमर्स, और जो ये फिनोमेना होगा उसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड है जिसके अंदर आप कह लें कि 4 कार्बन एटम मौजूद हैं। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड होगा, अगर अल्केन है ये, तो इस केस में ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एन ब्यूटेन।
क्या नाम हो जाएगा इसका, एन ब्यूटेन। लेकिन इसको अगर मैं इस तरह से लिख दूं 4 कार्बन वाले कंपाउंड को, तो ये हमारे पास हो जाएगा आइसोब्यूटेन। क्या फर्क है, ये हमारे पास है एन ब्यूटेन और ये वाला जो हमारे पास कंपाउंड है इसका नाम है आइसोब्यूटेन। अब दोनों क्या है, दोनों का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा जाए वो सेम है। देखें इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें, इसके अंदर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, इसको C4 लिखेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 ये हैं, 3 ये 6 7 8 और 9 10। 10 क्या है इसके अंदर, हाइड्रोजन है, यानी कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 10 है। इसके अंदर देखें 1 2 3 4, 4 क्या है, कार्बन एटम है और हाइड्रोजन काउंट करें 3 3 6 3 9 और 1 10 हाइड्रोजन। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, दोनों का सेम है लेकिन स्ट्रक्चर इन दोनों की क्या है, मुख्तलिफ है। तो ये वाले जो कंपाउंड हैं ये क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे और इस फिनोमेनन को हम क्या कह देते हैं, आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। तो आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी जो है वो प्रेजेंट होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। तो ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद रेट्स की अगर बात की जाए, इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, स्लो होता है। द रेट्स ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली स्लो। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस होते हैं वो अमूमन स्लो होते हैं। अब ये स्लो किस वजह से होते हैं, स्लो होने की क्या वजूहात हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर इन नेचर होते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो नेचर होती है वो क्या होती है, यूजुअली मॉलिक्यूलर होती हैं। तो मॉलिक्यूलर नेचर की वजह से ये इनके जो रिएक्शन होते हैं वो स्लो होते हैं। जैसा कि अंडरग्राउंड पेट्रोलियम बनने का प्रोसेस है, उसको जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो वो क्या है, जो रिएक्शंस होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ये हमारे पास सबूत है कि क्या होते हैं, यूजुअली स्लो होते हैं, यानी बहुत आहिस्ता होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन। और ये किस वजह से होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आयंस की निस्बत काफ़ी स्लो रिएक्ट करते हैं। जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर आयोनिक रिएक्शंस होते हैं और आयंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत तेज़ी के साथ रिएक्ट करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्लो रिएक्ट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर नेचर होने की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो रिएक्शन है उनका जो रेट है वो क्या होता है, स्लो होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी की अगर बात करें, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो पानी के अंदर हल नहीं होते, बट दे कैन बी डिसॉल्व्ड इनटू द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक ईथर, अल्कोहल, ईटीसी। लेकिन ये जो है ईथर, अल्कोहल, बेंजीन, इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर क्या हो जाते हैं, इजीली हल हो जाते हैं। वजह क्या होती है, जो हमारे पास वाटर है वो क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है और जो हमारे पास क्या होते हैं, यूजुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये यूजुअली नॉन पोलर होते हैं। ज़्यादातर क्या है, नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर होने की वजह से ये क्या होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, एक जैसे को हल कर लेते हैं। नॉन पोलर जो है कंपाउंड वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। तो नॉन पोलर हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्योंकि, तो इस वजह से ये ईथर, बेंजीन वगैरह इस तरह के जितने भी आप करेंगे सॉल्वेंट्स हैं जो खुद भी क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, तो उनके अंदर ये आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। और दूसरी जानिब वाटर जो है, वाटर क्या है, एक पोलर कंपाउंड है। तो पोलर कंपाउंड होने की वजह से ये यूजुअली जो है उसके अंदर इनसोल्यूबल होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को। तो इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हम परखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड को। जिस वक्त पहले हम देखेंगे उसकी शेप को देखने के बाद जो है हम परखते हैं इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कि आया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो इन प्रॉपर्टीज़ पर पूरा उतर रहे हैं या नहीं। फिर हम डिसाइड करते हैं किसी भी कंपाउंड के बारे में कि आया कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो स्टूडेंट, उम्मीद की जाती है कि आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।